सो बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। ठीक है, तो हम लोग नया चैप्टर एकदम फ्रेश शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपका पीछे बैकलॉग है छोड़ दो बच्चों, ठीक है, परेशान मत हो, लेकिन नई शुरुआत बहुत अच्छे से करो, एकदम खुशी के साथ, चेहरे के पे स्माइल के साथ। अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है स्माइल नहीं आ पाएगी चेहरे पे। बाकी थोड़ा खुशी के साथ इसको देखिएगा वीडियो को और इंजॉय करिएगा। ठीक है, इस वीडियो को करिएगा एकदम इंजॉय, हम लोग सीखेंगे एकदम मजे में। ठीक है, जैसे कि हमने 3 चैप्टर मजे मजे में खत्म कर दिए, पता भी नहीं चला होगा कि 3 चैप्टर आपके खत्म हो गया। और ऐसे लेवल के सवाल मैंने सॉल्व कराए उन तीनों लेक्चर्स में, उन तीनों चैप्टर्स में, कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम मजा, उससे भी ज्यादा मजा देने वाला हूं मैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा चैप्टर का क्या नाम है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। लेक्चर 1 है, इसमें हम लोग बायो सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे और देखेंगे ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट जो कि ज्यादा एग्जाम में आता नहीं। ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट कहां से आता है? शुरू आपका चैप्टर होता है बायो सेवर्ट लॉ से। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, उनकी इज्जत बहुत जरूरी है। ठीक है, वही क्या थे, ये चैप्टर जो आप लोग का बुक में आया है ना, वो इन्हीं की वजह से आया है। ठीक है, और कोई भी कुछ बुरा भला नहीं बोलेगा, बहुत ही महान आदमी थे, बहुत ही महान आदमी थे। एक चैप्टर ऐड करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, झेल लेंगे। इस चैप्टर को हम लोग अभी हराएंगे धीरे धीरे करके। तो क्या है बच्चों, ऑस्टेट क्या थे? एक प्रोफेसर कम साइंटिस्ट थे। तो एक क्लास में अपने डेमोस्ट्रेट कर रहे थे, अपनी क्लास में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का डेमोस्ट्रेशन कर रहे होंगे। ठीक है, ए टू जी कुछ भी कर रहे होंगे, हमें क्या है उससे, हमें तो बस सीखना है क्या चीज़ थी, क्या चीज़ उनके साथ हुई। एक उनके साथ इंसिडेंट हुआ, वो कर रहे थे इलेक्ट्रिक सिटी का डेमोस्ट्रेशन। तो उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, एक बल्ब ऐसे लगाए होंगे, कुछ सर्किट वर्किट होगा, इनके पास भी सर्किट होगा कुछ। ठीक है, ऐसे बल्ब लगा करके पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल ऐसे करंट फ्लो करा रहे थे। मजे मजे में क्या कर रहे थे बच्चों, करंट ऐसे फ्लो करा रहे थे। ठीक है, पढ़ाने के लिए ऐसे करंट जब फ्लो होना शुरू हुआ, अब क्या देखते हैं ऑस्टेट साहब, क्या देखते हैं, यहाँ पे बगल में एक रखा हुआ था मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास आपको पता होगा क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, एक ऐसा कंपास, एक ऐसी डिवाइस जो डायरेक्शन आपको बताती है। और अगर आप मैग्नेटिक कंपास को ऐसे हवा में फ्रीली रखोगे तो इसकी एक जो नीडल होती है वो नॉर्थ पोल में जाती है और एक नीडल कहाँ जाती है? साउथ पोल में। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। तो देखो मैग्नेटिक कंपास जनरली क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल में जाता है। लेकिन अगर इसके आसपास कोई मैग्नेट लाया जाए, अगर इसके आसपास बच्चों कोई मैग्नेट लाया जाए तो ये क्या डिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर आप कोई मैग्नेट लागू, या तो ये सुई अट्रैक्ट हो जाएगी या तो सुई रिपल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सुई क्या है? एक बार मैग्नेट है। सुई बच्चों क्या है? एक बार मैग्नेट है। समझ में आ रही होगी इतनी चीजें। अब देखो क्या होता है, जब ये करंट फ्लो कराते हैं तो देखते हैं ये जो सुई है, ये जो निडल है बच्चों, ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। जैसे आपने कराया, जैसे करंट फ्लो कराया, ये निडल क्या हुई? डिफ्लेक्ट हो गई। ये निडल क्या हुई बच्चों? डिफ्लेक्ट हो गई। अब क्या किया सर ने कर दिया इसका डायरेक्शन चेंज, करंट का डायरेक्शन मतलब पोलैरिटी चेंज कर दी, बेसिकली सेल को उल्टा कर दिया। जब करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो ये क्या देखते हैं, अभी तक जो सुई इस तरफ आ रही थी अब वो सुई इधर जाने लगी। मतलब करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इतनी चीजें तो इन्होंने ऑब्जर्व कर ली थी। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड है तो ये तो बता दिया ऑस्टेट सामने, और करंट का डायरेक्शन डिपेंड करता है किस पे? मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इतनी चीजें तो आपने बता दी, अब आगे की चीजें मुझे दे दीजिए, मैं आपको चीजें को बताऊंगा। ठीक है, तो आगे हमारे बायोसेवर्ट एंट्री हो गए, हमारे बायोसेवर्ट के। ठीक है, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, ये आगे बीच में कहा आगे का कमान मैं संभालूंगा। ठीक है, फोटो देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, उस टाइम के हीरो थे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, अब इन्होंने बोला कि मैं एक लॉ बना रहा हूं जिसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। तो उन्होंने जो लॉ बनाया वो बनाया, मान लो एक हमारे पास वायर है, एक ऐसा वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। तो हम पूरे पूरे वायर के थ्रू तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, लेकिन एक छोटा सा एलिमेंट ले लो इस वायर का, जिसको हम आईडीएल बोल देते हैं। आईडीएल, आइडियल नहीं, आईडीएल, करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है और एक छोटा सा एलिमेंट हमने डीएल ले लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? पूरे पूरे कंपोनेंट को आईडीएल। तो हम क्या करेंगे, एक इस छोटे से कंपोनेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी बच्चों? डीबी। मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वो किसके बराबर होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अभी म्यू नॉट का क्या मतलब होता है हम सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे, एकदम इत्मीनान के साथ बैठना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे क्या होता है? आई डी एल क्रॉस आर। आईडीएल भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस आर अपॉन में आर। ये होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरी कंडक्टर। इस कंडक्टर से करंट निकल रहा है, और ये जो आर होता है बच्चों, ये आर क्या होता है? डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस पे, मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर होता है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, मान लो पी पॉइंट पे निकालना है तो ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये आर क्या होता है बच्चों? पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रही होंगी इतनी चीजें, ये आर क्या है बच्चों? पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब ये तो हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ये बायो सेवर्ट लॉ का क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर
वेक्टर फॉर्म। अब हमें इसका एक और फॉर्म देखना है जो कि एक स्केलर फॉर्म, जो कि स्केलर फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इसको आई डी एल साइन थीटा लिख सकता हूँ, आई डी एल साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या? क्रॉस मतलब साइन थीटा होता है ना, तो आई डी एल आर क्रॉस साइन थीटा, सॉरी आई डी एल आर साइन थीटा। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा। अब ये जो एंगल कहाँ से आया सर, ये एंगल आया ये इन दोनों के बीच का, पोजीशन वेक्टर और आई डी एल के बीच का एंगल थीटा है, ठीक, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब। अब एक आर से एक आर कट जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आएगा, इस फॉर्मूले के जितनी बार लिखो उतना कम है, इस फॉर्मूले को जितनी बार लिखो उतना कम है, ठीक है, क्योंकि याद हो जाना चाहिए आपको। 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर। ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास हो गया स्केलर। और ये ज़्यादातर यूज़ क्या होता है बच्चों, ये स्केलर फॉर्म ही हम यूज़ करते हैं। 80% टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, स्केलर फॉर्म ही यूज़ करेंगे, इसके मतलब मैग्नीट्यूड ही यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है? ये आर स्क्वायर भी क्या है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है पूरा पूरा, इसमें कोई भी वेक्टर नहीं है। समझ में आ रहा है ये बच्चों? आर क्या है, ये डिस्टेंस है, यहाँ से पी पॉइंट की डिस्टेंस है, यहाँ पे ये पी पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट की क्या है बच्चों, ये डिस्टेंस है। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये बस देखो, ये एक लॉ है और लॉ का डेरिवेशन हम नहीं करते हैं, लॉ इन्होंने बोला हमने मान लिया। देखो हमारे बीच में क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रस्ट है, ये बोल दिए ये होता है तो हमने मान लिया, ठीक है। वैसे रियल में तो बोला होगा किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट करके सब दिखाया होगा, तब जाके लोग माने होंगे, इतनी आसानी से मानते नहीं, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा पेजेस है, बायो सेवर्ट लॉ मैंने बता दिया आपको। अब डायरेक्शन, अब ये देखो जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई, इसकी क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी आ कैसे रही है, आई डी एल को आर से क्रॉस करके। अब जब भी हम क्रॉस करते हैं तो क्रॉस के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। मतलब ये डी एल क्रॉस आर है तो डी एल से आर की तरफ हाथ घुमाएंगे, जो थंब होगा वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई डी एल क्रॉस आर मतलब इनवर्ट, मतलब इनवर्ट, ठीक है, मतलब क्या है, इनवर्ट। अब ये तो बड़ा बकवास तरीका है, इनवर्ट को कैसे डिनोट करते हैं, क्रॉस, ठीक है, समझ में, क्रॉस और डॉट का मतलब समझिएगा, बार बार काम आएगा। क्रॉस मतलब होता है इनवर्ट, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब अगर तीर देखो अंदर जा रही होगी तो आपको तीर का पीछे वाला पार्ट दिखेगा, तीर का पीछे वाला पार्ट क्रॉस जैसे होता है तो ये अंदर जा रहा है, अंदर मतलब क्रॉस मतलब अंदर, और तीर जब आपकी तरफ आ रही होगी तो आपको डॉट बस खाली पॉइंट दिखेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, आपकी तरफ आ रही है डॉट। अगर अगर ऐसे बना दूं मैं कहीं डॉट, इसका मतलब होता है आउटवर्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है इनवर्ट, इसका मतलब होता है आउटवर्ड, मतलब पेन से निकल के आपके मुंह पे तीर लगने वाली है। क्या समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये डायरेक्शन फाइंड करने का ये जो तरीका था बड़ा बोरिंग था, तरीका बड़ा बोरिंग था, तो हमने तरीका बनाया, हमने क्या मतलब बनाया साइंटिस्टों ने, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, मैंने नहीं बनाया है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, मुझे इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे बताना है, इस पी पॉइंट पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। तो देखो वो थी आम जिंदगी, हम लोग मेंटॉन जिंदगी जीने वाले लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे बच्चों, करंट के डायरेक्शन में अपना थंब और फिंगर कर्ल करेंगे। फिंगर देखो ये पी पॉइंट पे आते आते मेरी उंगलियां कहाँ जा रही हैं, अंदर 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 जा रही हैं। जब अंदर जा रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फील करो इसको, अपने हाथ उठाओ, हाथ हवा में उठाओ और करो ऐसे अंदर अंदर अंदर। देखो पी पॉइंट पे ऐसे मैंने फिंगर को कर्ल करना शुरू किया, पी पॉइंट पे आते आते ये फिंगर कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, तो अंदर होगा, ठीक है। अब फिर अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बना दूँ क्यू, यहाँ पे एक पॉइंट और क्यू बना दूँ, अब इस पे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो देखो इधर आते आते मैंने थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर आते आते आपकी तरफ आ रही है, देखो फिंगर आते आते आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ मतलब आउटवर्ड, आपकी तरफ मतलब क्या हो गया बच्चों, आउटवर्ड। क्या ये चीज फील कर पा रहे हो, आपकी तरफ मतलब आउटवर्ड। ये तो पहला केस हो गया, चलो ये मैंने करके दिखाया। अगला केस आप लोग खुद करके दिखाएंगे विथ फुल ईमानदारी, विथ फुल ईमानदारी, ठीक है। अगर आप कर लिए तो समझ लो आपको ये डायरेक्शन क्लियर हो गया। और ये डायरेक्शन जब तक हम लोग मैग्नेटिज्म यूनिट पढ़ेंगे, जब तक हम मैग्नेट पढ़ेंगे तब तक ये डायरेक्शन बार बार काम आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, जब तक हम लोग मैग्नेट पढ़ेंगे बार बार ये चीजें काम आएंगी। ये हो गया, यहाँ पे पी पॉइंट पे बताओ और ये क्यू पॉइंट पे, जल्दी से बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के जल्दी से बताओ, ठीक है बच्चों, बिना किसी देरी के आप लोग बताएंगे जल्दी से। फिर अब देखो अगला, इसके बाद तीसरा, तीसरा केस। अब ये करंट, करंट अंदर जा रहा है इस बार, ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ही अंदर बाहर करें, करंट भी अंदर जा सकता है।
करंट को भी पूरा हक है अंदर जाने का। फिर बताओ पी पॉइंट पे और फिर बताओ क्यू पॉइंट पे, ठीक है। फिर ये तीसरा था ना बच्चों, फिर ये चौथा केस। चौथा केस, इस बार करंट बाहर आ रहा है, इस बार करंट क्या है, बाहर आ रहा है। अब बताओ पी पॉइंट पे और बताओ क्यू पॉइंट। बस इतनी, इससे ज्यादा क्या ही बनेगा यार, इससे ज्यादा क्या ही बनेगा। अब इसी वायर को टेढ़ा लेटा दिया जाएगा, ठीक है, उसमें क्या ही करना। अब इतने में बता दो बस खाली। अब इस वाले पे देखते हैं, करंट के डायरेक्शन में हमारा थंब, करंट के डायरेक्शन में हमारा थंब, फिंगर कर्ल करो, क्यू पॉइंट पे फिंगर कहाँ जा रही है, और राइट हैंड यूज करना। गलती से अगर आपका लेफ्ट हैंड यूज हुआ तो खत्म, कहानी खत्म, तुरंत नॉक हो जाओगे। देखो आई के डायरेक्शन में अंगूठा, फिंगर कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। अंदर जाने का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इस पॉइंट पे हो जाएगा इनवर्ट, इनवर्ट को क्रॉस से डिनोट करते हैं। अब इस पॉइंट पे देखो, करंट के डायरेक्शन में फिंगर, करंट के डायरेक्शन में थंब, फिंगर कर्ल करो, पी पॉइंट पे आपकी फिंगर बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर मतलब डॉट, बाहर मतलब डॉट, प्लेन से बाहर आ रही है मतलब डॉट, ठीक है। अब यहाँ देखो, करंट के डायरेक्शन में आपका थंब, करंट के डायरेक्शन में आपका थंब, फिंगर कर्ल कर रहे हो, पी पॉइंट पे आते आते फिंगर कहाँ, नीचे की तरफ आ रही है, फिंगर नीचे आ रही है, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, नीचे होगा। अब यहाँ देखो, पी क्यू पे आते आते ऊपर जाने ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड। समझ में आया। अब ऐसे ही देखो, इस बार आउटवर्ड है, इस बार करंट आउटवर्ड है, थंब बाहर, क्यू पे देखो, क्यू पे नीचे और पी पे, ठीक है। समझ में आया होगा ये चीज़। अब इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको डायरेक्शन खेलना आ गया होगा, डायरेक्शन में पढ़ा दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, ठीक है, फाइनाइट वायर, इसका भी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, पहले हालांकि हुआ करता था डेरिवेशन, बट अब सीबीएसई के सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं डेराइव तो कराऊंगा नहीं, जाहिर सी बात है, जितनी चीज़ें वही हम पढ़ेंगे ज़बरदस्ती अपना चीज़ों, हमें वो थोड़ी बनना है साइंटिस्ट, अभी हमें अपना बोर्ड एग्जाम पास करना है, ठीक है। फाइनाइट एक वायर लेंगे, एक फाइनाइट वायर है, इसके थ्रू मुझे बतानी है मैग्नेटिक फील्ड, इसके थ्रू किसी पी पॉइंट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है बच्चों, किसी पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ये पी पॉइंट बतानी है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस वायर से यहाँ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं। देखो ये वाला जो था बायो सेवर्ट जब लॉ था स्टार्टिंग में, तब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो ना हो नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन हम फाइनाइट वायर आप किसी के थ्रू भी निकालेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम बोलते सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है। गंदा हो जाएगा डेरिवेशन, इसलिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक। अब देखो मुझे निकालना है, मान लो ये इस छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से, आईडीएल की वजह से निकालो, पूरे की वजह से तो नहीं निकाल सकते हैं, आईडीएल की वजह से निकाल लेते हैं, ठीक है, आईडीएल की वजह से निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, आईडीएल की वजह से अगर मैं आईडीएल की वजह से निकालना चाहूँ तो डी बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, यही होता है इसके थ्रू। इसके थ्रू क्या होती है बच्चों, यही होती है। अब मुझे निकालना है पूरे वायर के थ्रू। अब इसको क्या करेंगे, पूरे वायर के थ्रू निकालने के लिए सर इसको इंटीग्रेट करिए ना, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट किया जाए, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट किया जाए सर, ये सवाल आ रहा है। तो क्या करो, ऊपर से लेकर के नीचे तक का निकालना है, तो ऊपर लाइन इसको ज्वाइन करो, नीचे इस लाइन को ज्वाइन करो, ठीक है। ऊपर वाले एंगल को हम अब निकालना है, तो मतलब कि एंगल ही घुमा सकते हैं इसको, यहाँ तक का निकला, फिर पूरा ऊपर तक जाना है, पूरा नीचे तक जाना है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, क्लॉकवाइज एंगल है, इसको थीटा 1 बोल सकता हूँ। फिर ये एंगल बच्चों क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोल सकता हूँ, थीटा, ठीक है। एंगल ये माइनस में होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम माइनस लेते हैं। एंगल भी क्या है बच्चों, डायरेक्शन होता है एंगल में, पॉजिटिव लेते हैं क्लॉकवाइज को और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। थोड़ा मोटा मोटा समझना है हिसाब बस खाली, डीबी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, -θ2 से θ1 तक, -θ2 से θ1 तक क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। अच्छा अब देखो इसको क्या लिखते हैं, अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट और उसके बाद होता है साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको रखना है, साइन θ1 प्लस साइन θ2, डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों, कोई डेरिवेशन नहीं है अभी आपके सिलेबस में, रट लेना। और इसको याद कर लोगे तो आपकी जिंदगी की आधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। θ1 θ2 क्या है बच्चों, सर θ1 और θ2 क्या है, ये क्या पूछ लिया आपने। θ1 और θ2 क्या है बच्चों, ये वाला एंगल ऊपर वाले सिरे को मिलाने वाला और ये वाला एंगल नीचे वाले सिरे को मिलाने वाला। θ1 ऊपर वाले सिरे को मिलाने वाला, θ2 नीचे वाले सिरे को मिलाने वाला। तो ये होगा फाइनाइट वायर, कोई जिसकी लेंथ फिक्स है उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला आसानी से निकल आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
थोड़ा सा आगे बढ़ते इनफाइनाइट वायर पे आ जाते हैं। ठीक है, ये तो फाइनाइट है, इसकी लेंथ फिक्स थी। लेकिन अब जो वायर है, अब जो हमारे पास वायर है वो सर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते हो, आपके औकात से ज़्यादा बाहर है, आपके औकात से बाहर वायर है, इनफाइनाइट। देखो मैं बहुत ही खूबसूरत नोट्स बना रहा हूँ, मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि आपके नोट्स भी खूबसूरत होने चाहिए। औकात से बाहर, ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है बच्चों, और मुझे यहाँ का डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस आर दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको मिलाऊंगा बच्चों, देखो यहाँ जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी एंगल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता है। इनफाइनाइट मतलब पूरी लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगे आपस में। इनफाइनाइट से अगर मैंने इसको मिलाया तो एंगल 90 हो जाएगा कि नहीं? क्या ये चीज़ इमेजिन कर पा रहे हो? देखो यहाँ वाले केस में, यहाँ वाले केस में एंगल थीटा था, और ऊपर जाऊंगा और बढ़ेगा एंगल, और बढ़ेगा और बढ़ेगा। इनफाइनाइट चला जाऊंगा तो ये पूरी सीधी नहीं हो जाएगी लाइन, इनफाइनाइट चला जाऊंगा लाइन पूरी सीधी हो जाएगी, तो ये एंगल क्या बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। अब नीचे वाला एंगल देखो, ऐसे ही बढ़ाता रहूंगा बढ़ाता रहूंगा, एक टाइम ऐसा है ये एंगल क्या हो जाएगा? 90। दोनों इनफाइनाइट है तो 90, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या आ गई? 90 90 आ गई। तो हमने अभी जस्ट फॉर्मूला फाइंड किया था, बी इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो जाता है इंसान से, इंसान ही मुझसे भी गड़बड़ हो सकता है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, थीटा 1 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यही तो होता है बच्चों, यही तो होता है। अब थीटा 1 की जगह भी 90, थीटा 2 की जगह भी 90, 90 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 4 पाई आर, यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको रट लेना है बच्चों, ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना है। क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये डायरेक्ट, अगर इनफाइनाइट वायर है तो उसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसका ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, उसका ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। अगर आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं, आपके दिमाग तक पहुंच रही हैं, तो जल्दी से थम्स अप करिए, जल्दी से थम्स अप करिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना भी क्या है, इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी। अब स्पेशल केस देख लेते हैं, एक दो स्पेशल केस देख लेते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट दे देंगे स्पेशल केस को। स्पेशल केस में क्या है? सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट पहला है। सेमी इनफाइनाइट में क्या है? ऊपर से तो इनफाइनाइट है लेकिन नीचे से क्या है बच्चों? फाइनाइट है। अब मुझे यहाँ पी पॉइंट पे निकालना है, मुझे क्या करना है? यहाँ पी पॉइंट पे निकालना है, तो क्या करूँगा? पहले मिला दूंगा, ये आर डिस्टेंस है, ठीक है, ये आर डिस्टेंस, फिर ऊपर से मिलाऊंगा, तो ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इनफाइनाइट है मतलब 90, और जो दूसरा वाला एंगल है जब सेम ही लाइन पे मिल रहा है, लाइन ज्वाइनिंग पे, तो एंगल 0 हो जाएगा। एक एंगल क्या होगा? 90, और एक एंगल क्या हो जाएगा? 0। एक एंगल 90 हो जाएगा और एक एंगल बच्चों, एक लाइन तो डायरेक्ट ही मिल जा रही है ना एंड से, तो सेमी फाइनाइट का इनफाइनाइट का निकालना है मुझे। तो हमने पढ़ रखा है बी इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, जो डिस्टेंस है, और क्या होता है? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर, अब साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या है? 90, 90 की वैल्यू 1 होती है, और ये एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल तो सर 0 बन रहा है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, थीटा 1 और थीटा 2। अब ये यहाँ देखना क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये तो पूरा 1 बन जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर। अलग से हेडिंग में भी होता है कहीं कहीं, कहीं कहीं कुछ लोग लिखवाते हैं, मैं स्पेशल केस में करा देता हूँ सब चीज़ें। क्लियर बच्चों? ये हो गया पहला स्पेशल केस। पहला स्पेशल केस, अगर वायर क्या हो? सेमी इनफाइनाइट हो, एक तरफ से तो इसकी लेंथ फाइनाइट हो, दूसरी तरफ से इसकी लेंथ क्या हो? बहुत लंबी हो। ठीक है, अब अगला देखो, केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है? केस 2 क्या है बच्चों? वायर तो फाइनाइट है, लेकिन मुझे जो पॉइंट निकालना है वो वायर के नीचे है। मुझे जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है? नीचे है वायर पे। ठीक है, यहाँ पर है, पी पॉइंट यहाँ कहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? ये नीली लाइट जल गई, नॉइस कैंसिलेशन सर ऑफ हो गया, देखिए क्या दिक्कत आ गई। सॉरी बच्चों, नॉइस कैंसिलेशन ऑफ हो गया था अचानक से,
कुछ टेक्निकल ग्लिच आता रहता है यार, क्या ही करूँ मैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा बच्चों, मैं यहाँ पर देखो मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अपने को क्या चाहिए बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। मैंने क्या बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा आर, ठीक है। अब एक एंड को पहले मिलाऊंगा पी पॉइंट से, मान लो ये एंगल क्या बना, थीटा 1, फिर दूसरे एंड को मिलाऊंगा, ये एंगल क्या बना, थीटा 2। अब एक चीज नोटिस की आपने कि थीटा 1 थीटा 2 दोनों क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट लिखो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, अपॉन में 4 पाई आर, यहाँ पे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, ठीक है। साइन क्या हो जाता है बच्चों, चेंज, जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये चीज, समझ में आ रहा होगा। और तीसरा स्पेशल केस, केस 3 ऑन द एक्सिस ऑफ वायर के एक्सिस पे, ऐसे वायर यहाँ सोया हुआ है, ऐसे वायर यहाँ सोया हुआ है। अब इसी की सेम एक्सिस पे यहाँ पी पॉइंट में मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पी पॉइंट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों। तो देखो इस पॉइंट से इसको मिलाऊंगा तो भी एंगल 0, इस पॉइंट पे इसको मिलाऊंगा तो भी एंगल 0, मतलब थीटा 1 भी 0 और थीटा 2 भी 0। जब दोनों 0 हो जाएंगे तो साइन 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 होता है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिस एक्सिस पे वायर है, उस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। इसको हिंदी में ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं यार, अंग्रेज की वरना लिख लो। जिस एक्सिस पे वायर सोया हुआ है उस एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या होती है, वो 0 होती है, ठीक है। अब इस एक्सिस पे यहाँ पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो 0 होगी। अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल भी नहीं लगा सकते हो इसमें, राइट हैंड थंब रूल भी नहीं लगा सकते हो ना इसमें, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे से। अब देखो आ गया बढ़िया सवाल, आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट पे आपको बताना है, मान लो इस पॉइंट पी पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। यहाँ पे एक वायर रखा हुआ है, ये फाइनाइट लेंथ का है, जाहिर सी बात है 60 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर पे, आपको फाइनाइट लेंथ का वायर दे रखा है, इसके थ्रू आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। क्या टुच्चा सवाल है, आपको नहीं लगता ये टुच्चा सवाल होगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे हम परपेंडिकुलर बनाएंगे वैसे ही एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, 30 में बच जाएगा। अरे सर ये तो हो गया सवाल, थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई 30, थीटा 2 की वैल्यू क्या आ गई 30। अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, बस दैट्स इट। थीटा 1 और थीटा 2 की जगह वैल्यूज रख दो, और तो किसी चीज़ की वैल्यू नहीं रखी ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, थीटा 1 क्या है साइन 30, थीटा 2 भी क्या है बच्चों साइन 30, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ हाफ होती है। अब यहाँ आगे लिख दे रहा हूँ, इसके आगे क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, पूरा 1 हो जाएगा ये, तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू हाफ हाफ कितना होता है 1 होता है, तो यही हो जाएगी। अगर 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आया कि नहीं। थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू मुझे पता चल गई, मैंने क्या किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकाला, अब इसको r मान लेते हैं, अभी कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। कुछ दिया होता है कि ये x है, ये x है, तो हमें r की वैल्यू भी निकालनी होती। चलो मान लो ये x और x दे रखा है, ठीक है। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, ये एंगल थीटा है, मुझे तब क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि r तो कुछ दे नहीं रखा है, r तो मैंने अपने मन से माना है ना। मान लो सवाल में क्या था, ये x दिया होता, बना देता हूँ, चलो बना के आप लोगों को दे देता हूँ सवाल, जो व्हाइट कलर से वो सवाल का पार्ट है, ठीक है। मान लो सपोज दैट ये x है, ये भी x, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको निकालना है, तो r के टर्म्स में तो आंसर नहीं दे सकते, तो गुना हो जाएगा, आपको निकालनी पड़ेगी इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये है हाइपो और ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये हो जाएगा बेस, हाइपो और बेस में रिलेशन कौन निकाल के देता है, हाइपो और बेस में रिलेशन कौन निकाल के देता है, सर कॉस थीटा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कॉस 30 इज इक्वल टू हाइपो है x, इसको हमने r मान रखा है ना, तो r ले लेते हैं, ठीक है। बेस अपॉन हाइपो होता है ना, बेस अपॉन हाइपो होता है, इसको अभी r मान लेते हैं, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद, बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है बच्चों, बेस है r अपॉन हाइपो कितना है x, ये दे रखा है। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब यहाँ पे इज इक्वल टू r अपॉन x की वैल्यू, r की वैल्यू क्या आ गई, √3x अपॉन 2, ये आ गई r की वैल्यू। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे,
आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 4 पाई, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब डायरेक्ट फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 एक्स या पाई एक्स, कुछ भी लिखो। समझ में आ रहा है ये चीज़? इसमें कोई दिक्कत किसी को? अरे दिक्कत हो तो बोल सकते हो, चिल्ला के बोलो, क्या पता मेरे तक आवाज़ आ जाए, चिल्ला के बोलो, क्या पता मेरे तक आवाज़ आ जाए। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा ये चीज़? इसमें कोई किसी को समस्या, किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या हो रही है इसमें तो बताओ। क्या किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या है तो बोलो जल्दी से, अरे बोलो। नहीं बोलना, नहीं बोलते जी, मत बोलो यार। हाँ, फिगर में कुछ गड़बड़ है क्या? फिगर में कुछ तो घपला है, ये सवाल हो ही नहीं सकता, ये वाला सवाल होगा मुझे लगता है। ठीक है, इस पी पॉइंट पे मुझे बताना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इस पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और इस पी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या दे रखे हैं, एक्स एंड वाई। कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मुझे इसके थ्रू बताना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब देखो बच्चों कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा एक्स एंड वाई। मतलब एक्स का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस से जो पी पॉइंट है उसकी दूरी एक्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, और ये सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ऊंचाई क्या है, वाई है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, एक्स है। समझ पा रहे हो कि नहीं? कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस डिस्टेंस, जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस डिस्टेंस। क्या बात समझ में आ रही है? और इसमें मान लो आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब डायरेक्शन हमें देखना है, हर एक चीज़ का डायरेक्शन देखना है। अब देखो इस वाले आई करंट की वजह से पी पॉइंट में बाहर की तरफ, इस वाले आई करंट की वजह से बाहर की तरफ, मतलब इसके थ्रू निकालो मैग्नेटिक फील्ड, इसके थ्रू निकालो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या करो बच्चों, जोड़ दो। ठीक है, अब ये सेमी इनफाइनाइट वाला केस है। क्या बच्चों आपको क्लियर दिख पा रहा है? ये सेमी इनफाइनाइट वाला केस है। सेमी इनफाइनाइट वाला केस, पहले वाले के थ्रू अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, सेमी इनफाइनाइट डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो अभी जस्ट मैंने लिखा है सेमी इनफाइनाइट क्या होता है, म्यू नॉट आई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई 4 पाई आर। डायरेक्ट लिखेंगे सर, म्यू नॉट आई 4 पाई आर डायरेक्ट, पहले वाले के थ्रू। मान लो इसको फर्स्ट फैक्टर मान लेते हैं, इसको बच्चों फर्स्ट फैक्टर मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम लोग सेकंड फैक्टर। ठीक है, ये सेकंड है, 2 लिख देते हैं। तो b1 की मैं बात करूं, b1 की मैं बात करूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, मतलब ये जो डिस्टेंस कितना y है। और b2 की बात करूं, और ये डायरेक्शन क्या है बच्चों, बाहर बाहर बाहर। और b2 की बात करूं, और ये क्या है, जो मैग्नेटिक वो है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या है, सुपर पोजिशन को फॉलो करती है। मतलब नेट अगर मुझे निकालना है सबको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ठीक है, वेक्टर सम करना होता है इसमें, बस ये दिक्कत है। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, 4 पाई एक्स, यहाँ से डिस्टेंस एक्स है। अब बस दोनों को जोड़ दो, b1 प्लस b2 जुड़ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ऐसे आ जाएगा ना बी नेट दोनों, क्योंकि डायरेक्शन आउटवर्ड है, दोनों जुड़ जाएंगे b1 प्लस b2। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन, समझ में आ रहा होगा? ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो खुशी से इस पर थम्स अप करिए, नहीं समझ में आ रही है तो गुस्से से भी थम्स अप कर दीजिए। खुशी या गुस्से किसी भी अंदाज में होना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। ये एक तो ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि ट्राइंगल वाले कभी कभी सवाल आते हैं ना, तो उसमें ये इस तरह का आ जाता है कुछ गड़बड़ सा। ठीक है, ये रिजल्ट भी याद रख लेना। ये एक तो सवाल है, प्रैक्टिस हो गई आपकी, और ये रिजल्ट भी याद रख लेना। अगर एंगल ऐसे 60 डिग्री कुछ बन रहा है, नहीं होगा तो मैं कल आप लोगों को करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इस तरह के सवाल, लेकिन ये रिजल्ट याद रखने वाला होता है। ठीक है, अभी ट्राइंगल वाले सवाल आएंगे तो आप कर पाओगे इस रिजल्ट को याद रखा तो। ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकाल पाओगे। ऐसे इस रिजल्ट को भी याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने पिछला सवाल किया वैसे सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछला किया वैसे सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पर मान लो ये जो डिस्टेंस है वो ए दे रखी है, ये डिस्टेंस बच्चों ए दे रखी है, ये डिस्टेंस ऑलरेडी ए दे रखी है। ठीक है सर, थोड़ा पानी मिल जाएगा सर, पानी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा, यहाँ पे मैं लाइन बनाऊंगा, ये क्या करेगी, लाइन बाइसेक्ट कर देगी इसको, a/2 एंड a/, इसमें बाइसेक्ट करेगी a/2 और a/2 में, और ये पूरा जो डिस्टेंस है वो a के बराबर है। ये जो पूरी लेंथ है a के बराबर बच्चों, शायद आपको दिख रहा होगा, शायद पता चल पा रहा होगा। हाँ पता चल रहा है, क्लियर पता चल रहा है, एकदम साफ साफ, कोई इसमें दो राय ही नहीं है कि आपको पता ना चले। ठीक है,
तो बहुत चीजें ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको पता ना चले। अब देखिएगा थोड़ा, ये एंगल अब बढ़ जाएगा, किस में बढ़ जाएगा 45 एंड 45 में, 45 एंड 45 में बढ़ जाएगा। ठीक, अब आप लोग ये निकाल के दिखाओ खुद से, चलाइए थोड़ा सा ट्राई करो, जब तक मैं पानी पी रहा हूँ तब तक आप लोग ट्राई करो। सर इसको मूव कर रहे हैं ना तो खराब हो जा रहा है कनेक्शन पूरा, इसको मूव मत करिए। ठीक है, अब देखो कैसे हो गए। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ ध्यान देना, ये 45 45 है, θ1 θ2 क्या है 45 है, तो अगर मैं निकालूंगा इस डिस्टेंस को अभी के लिए आर मान लो, इस डिस्टेंस को अभी के लिए आर मान लो बच्चों। ठीक है, आर हम लोगों ने ये लेट किया है, ए पहले से गिवन था, आर हमने खुद से माना है, ए पहले से गिवन था, आर हमने खुद से माना है। ठीक है, समझना इस चीज को, ए पहले से गिवन था, आर हमने खुद से माना है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, आपको पता है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, जो डिस्टेंस है आर मान लिया हमने, θ1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब θ1 और θ2 की जगह क्या रखेंगे 45 और 45, 45 एंड 45, साइन 45 साइन 45 प्लस साइन 40। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा होगा इतना, साइन 45 प्लस साइन 30। और आप सबको एकदम भली भांति परिचित हो कि साइन 45 की जो वैल्यू होती है सर, जो वैल्यू होती है साइन 45 की, वो होती है 1/√2, 1/√2। हाँ सर ये तो पता था, ये तो पता था। ठीक है, ये पता था आपको। अब देखिए और आगे थोड़ा बढ़े, क्या मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ, थोड़ा नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, नहीं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो पूरे को छोटा कर सकते हैं क्या, पूरे को भी नहीं कर सकता हूँ यार, हद है, हद है, चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका है, एक तरीका है, एक तरीका है भाई, तुम थोड़ी देर के लिए साइड हो जाओ, इसको मैं छोटा कर लूँ, फिर तुम आ जाना, वापस से तुमको लाऊंगा यार, तुम्हें तो मेन हीरो हो, तुमको वापस से लाऊंगा, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ। अरे छोटा हो जाएगा, घूम क्यों रहा है इधर उधर, बस छोटा हो जाए, छोटा हो जाएगा। चाह रहा हूँ ना कि ये डेरिवेशन बच्चों एक ही पेज में आए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। अगर आप नोट्स भी बना रहे हो अच्छे से, तो आपका नोट्स बहुत बढ़िया से बन जाए, इसीलिए बस मेरा मकसद यही है कि आपका नोट्स बढ़िया से बने, एक पेज में आएगा तो आप नोट्स बढ़िया से बना पाओगे। ठीक है, देखिएगा थोड़ा, ठीक है, अब एडजस्ट करिएगा थोड़ा। ठीक है, हाँ देखो एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है, अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जब भी सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये 2/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/√2, इसको काट सकते हैं, काट के ऊपर क्या बचेगा √2 बचेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब r की वैल्यू निकालो बच्चों, r तो सवाल में दिया नहीं था ना, हाँ r तो हमने खुद से माना था, अब r की वैल्यू निकाल लो। r क्या है बच्चों, r है सर, r है परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर बेस दे रखा है और थीटा दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ये 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा a/2 होगा, अपॉन में बेस, अपॉन में क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है r, बेस कितना है सर r है। अब tan 45 रखूंगा, tan 45 इज इक्वल टू a/2 अपॉन r, 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू a/2 अपॉन r, r की वैल्यू क्या आ गई a/2, अरे a/2 आ गई, r की वैल्यू, r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों a/2 आ गई, तो हम r की जगह क्या पुट कर सकते हैं a/2, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, r की वैल्यू क्या है a/2, तो 2 1 2 2 2 4, तो इसको अगर हम लिखें आगे √2 म्यू नॉट आई अपॉन में नीचे क्या बचा 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ठीक है 2 से 2 कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो 2 काट दूंगा नीचे रूट में आ जाएगा, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आई होप ये रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हम अगला सवाल ही कर लेंगे यार इस रिजल्ट पे, क्यों लोड क्यों ले रहे हो बच्चों, इस रिजल्ट में हम लोग अगला सवाल ही कर लेते हैं तुरंत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रिजल्ट बच्चों आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से डराइव करके ट्राई करना, ठीक है, डराइव करना, क्योंकि जब भी सवाल आएंगे ना, अगर एमसीक्यू में आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे, अगर आपको बाय द वे बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते ये फॉर्मूला, आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। अभी हम सपोज करके चल रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ना आकर के उसमें आ गया, एमसीक्यू में आ गया, नीट के एग्जाम में आ गया, जेई के एग्जाम में आ गया, तो एक स्क्वायर है, इसमें वो करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, चारों तरफ चल रहा है, आई करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है बच्चों। अब मुझे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो देखो अगर मैं इसको ऐसे मिलाता हूँ, अच्छा स्क्वायर ऐसे मिलाता हूँ, ऐसे मिलाऊंगा इसके थ्रू में, तो ये डायगोनल्स बन रहे हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, एंगल 90 डिग्री। क्या ये वाला केस बन रहा है, मान लो इसका जो वो दे रखा है साइड, वो ए दे रखा है, क्या ये वाला केस बन रहा है, अरे हाँ सर, क्या ये वाला केस बन रहा है, देखो ये वाला केस बन रहा है क्या, अरे हाँ, देखो ध्यान से देखो, यही केस बन रहा है, यही केस बन रहा है, देखो वही केस बन रहा है। हाँ अब देखो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायरेक्शन, इस वाले के थ्रू अंदर, इस वाले के थ्रू अंदर, इस वाले के थ्रू अंदर, इस वाले के थ्रू भी अंदर, तो मतलब चारों निकाल के इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ना करो, बस इसको क्या करो, इसको पकड़ो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 2√2, समझ में आया कि नहीं, अरे 4 बार चारों को जोड़ दो, हर एक के केस से देखो यही वाला बन रहा है, यही बन रहा है ना, ये साइड है, इससे बीच में निकालना है यहाँ ओ पॉइंट पे, अरे यही बन रहा है ना, पूरा ए साइड दे रखा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसी पॉइंट पे निकालना है, तो एक के थ्रू निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या इतना कर पाओगे, क्या आप लोग इतना कर पाओगे, मैं आप पे इतना ट्रस्ट कर लूं कि आप इसको करके दिखाओगे, करके दिखाए, कमेंट में जरूर लिखना, कमेंट से नहीं मन भर रहा है तो मैंने इंस्टाग्राम डीएम पे भेज देना, ठीक है, सर्च कर लेना केवाईटी क्लासेस पे भेज देना या मेरे पर्सनल डीएम पे भेज देना, मैं देख लूंगा कि आपने कितना निकाल लिया, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है, ये दो टॉपिक बचे हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ लो, इसको ध्यान से समझ लो, बस कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ध्यान से समझना, समझोगे तो समझ में आएगा, बाकी थोड़ा टफ है, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा टफ है, मतलब ये जो चीज़ है, ये जो डेरिवेशन है, ये अब तक की फिजिक्स का, मतलब जो आपके जितना आप फिजिक्स पढ़ने वाले हो क्लास 12th में, उसका सबसे टफ डेरिवेशन है, ये जो है बच्चों, ये क्या है, क्लास 12th की फिजिक्स का सबसे टफ डेरिवेशन, ठीक है। तो सब्र के साथ बैठना है, अगर आप सब्र के साथ बैठोगे तो मैं सब्र के साथ पढ़ा पाऊंगा, और हम दोनों जब सब्र खेलेंगे तो आप लोग समझ में आएगा, ठीक है। अब किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी ये आपको बताना है, दो वायर्स हैं, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं, ठीक है, दो वायर हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग, एक इधर खड़ा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग मान लेते हैं, ठीक, इसमें करंट I1 बह रहा है, इसमें करंट बच्चों क्या I2 जा रहा है, ठीक है, I2, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है ए है, इसके थ्रू मतलब इस वायर को ए मान लेते हैं, इस वायर को बी मान लेते हैं, बेसिकली दोनों वायर्स को मैंने कुछ नाम दे दिया, ठीक है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो आर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो आर है, आपको बताना है इन दोनों के बीच में कोई ऐसी जगह जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, क्यों, देखो यहाँ पे बीच में कोई भी पॉइंट लो, इसके वजह से अंदर, इसकी वजह से बाहर, जब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जीरो होगी, अरे नेट अगर मुझे निकालना है तो दोनों को घटाना ही तो पड़ेगा, अब जब दो चीज़ों को घटा दे तो कभी ना कभी तो वो दोनों चीज़ें जीरो होती हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम सपोज करते हैं कि या एक्स पॉइंट पे I1 वाले वायर से एक्स पॉइंट दूर पे करंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी जीरो, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या होगा, बचा हुआ पार्ट हो जाएगा R माइनस एक्स, समझ में आ रहा है, R माइनस एक्स हो जाएगा, तो मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने जीरो मान लिया, वो कितना दूर है, ए वाले वायर से एक्स डिस्टेंस पे दूर है, ए वाले वायर से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, तो अब कैसे निकालेंगे, देखो पहले ए वाले वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बी ए निकालोगे, क्या हो जाएगा, बी ए क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई, आपको किसके निकालना है, इनफाइनाइट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, हाँ म्यू नॉट आई 2 पाई, देखो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, कंफर्म करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, बी ए के थ्रू हो गए, इसमें करंट कितना है I1, ठीक है, अब B2 के थ्रू देखते हैं, म्यू नॉट I2 अपॉन, अच्छा ये डिस्टेंस कितना x था, ये डिस्टेंस x था तो r के लिखा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस x, क्या ये चीज़ समझ में आ रही है, इतना आप लोग फील कर पा रहे हो। अब ये दोनों जीरो हैं, ये दोनों मतलब इस जगह पर जीरो है
मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, एक का हम पॉजिटिव ले लें, एक को नेगेटिव ले लें, मान लो ए वाले को पॉजिटिव लिया, बी वाले को नेगेटिव लिया, तो जो बी नेट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, b1 माइनस b2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ b1 जो होना चाहिए वो b2 के बराबर आना चाहिए, b1 और b2 दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। तो अब इन दोनों को अगर मैं बराबर करके लिखूँ इस कंडीशन के थ्रू, यहाँ लिखता हूँ, तो b1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट i1 अपॉन 2 पाई x, इसकी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट i2 अपॉन 2 पाई r माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो 2 पाई से 2 पाई गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, बचा क्या, i1 अपॉन एक्स, और इधर क्या बचा, i2 अपॉन r माइनस एक्स। मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, x की वैल्यू ही चाहिए, यहाँ पे भी आ गई x, r माइनस एक्स अपॉन में x इज इक्वल टू i2 अपॉन i2 अपॉन i1। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना चाहिए था हमें। चलो देखो अब कर देंगे, नहीं किया तो क्या था, r माइनस एक्स अपॉन r इज इक्वल टू i2 अपॉन i1 था ना, i2 अपॉन i1, i2 अपॉन, ठीक ठीक i2 अपॉन i1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, i1 r माइनस एक्स i1 इज इक्वल टू i2 r। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, x को इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, i1 r, इसको इधर लाएंगे तो माइनस i2 r, i2 r इज इक्वल टू x, क्या हो जाएगा, x i1, ठीक है i1। ठीक, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, r i1 माइनस i2 अपॉन में i1 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने i1 वाले से दूरी पे पूछा था, जिस वायर में i1 करंट बह रहा था उससे पूछा था दूरी, तो ये ऐसे निकलेगा, अगर जिसमें i2 बह रहा है उससे पूछा दूरी, तो यहाँ पे i1 की जगह i2 जाएगा। कई बातें आपको समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से थम्स अप करिए, जल्दी से थम्स अप करिए। और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, बस खाली ध्यान से देखना है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझ ले रहे हो तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही हलवा हो जाएगा, ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हलवा हो जाएगा। 42 मिनट की वीडियो हो चुकी है, थोड़ी देर और बर्दाश्त करो, सब हो जाएगा बच्चों। देखो बच्चों, इसके आगे भी रिकॉर्ड करने का मेरा मन था कि टॉपिक में आपको खत्म करा दूं, लेकिन क्या हुआ ना, थोड़ी सी दिक्कत आ गई, जो डिवाइस है उसका स्टोरेज मेरा फुल हो गया है। तो ठीक है, बाद में मैं आराम से क्लियर करूंगा। तो ये टॉपिक कम से कम 20 मिनट का जाएगा, तो हम बना नहीं सकता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।